हेलो स्टूडेंट। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं। लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है तो आप फोकस होकर पढ़ें, अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ करें। और ये टॉपिक स्पेशली मैंने किसी के डिमांड पे लिया है, उनको ये टॉपिक समझना था। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। तो एमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एमलगमेशन का मतलब क्या होता है। एमलगमेशन का मतलब होता है कि जब कोई न्यू कंपनी फॉर्म होती है, यहाँ पे हमेशा एक न्यू कंपनी बनेगी डेफिनेटली, ठीक है। जब भी एमलगमेशन होगा तो एक नई कंपनी बनती है, ठीक है। एमलगमेशन जब भी होगा तो न्यू कंपनी फॉर्म होगी। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, कोई एक्स कंपनी है और कोई वाई कंपनी है, ये दोनों मिलके एक जेड कंपनी बना ली। तो अब जो एक्स और वाई का जो एंटिटी है मार्केट में, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब इनको कोई नहीं जानेगा, अब किसको जानेगा, जेड को जानेगा। ओके, तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे, आप सबसे पहले आपको दो वर्ड यहाँ पे और समझना है। एक आपका होता है रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक आपका होता है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, ये भी आपके सिलेबस में है, रिकंस्ट्रक्शन। और एक आपका होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब एमलगमेशन तो समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले समझ लीजिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब, एब्जॉर्प्शन में कभी भी न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होगी, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे हमेशा ओल्ड कंपनी ही रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज कोई एक्स कंपनी है और अब ये इसको पता चल गया खुद को कि अब मैं मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरा शेयर पूरी तरीके से डाउन हो गया है, ठीक। तो अब जो भी इसके पास शेयर बचा है उसको वो कोई भी रेट पे क्या करेगी, मार्केट में पूरा सेल आउट कर देगी, पूरा बेच देगी, ठीक है। अपने एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच देगी। बेच के वापस से आएगी मार्केट में और क्या करेगी, या तो ये कर सकती है कि ये जब जान गई कि हम पूरी तरीके से डूब रहे हैं, तो ये क्या करेगी, एक नई कंपनी में जाके, जिस नई कंपनी नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में वो एग्जिस्ट है, और उस कंपनी में जाके मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कई नई कंपनी नहीं फॉर्म हुई, ये ऑलरेडी मार्केट में थी, इसका शेयर बहुत अच्छा इसका है रिस्पॉन्स, ठीक है, मार्केट में हाई है इसका। तो ये जाके इसमें मर्ज होगी। तो इस ऑप्शन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, ओल्ड कंपनी ही रहती है, ठीक है। वापस से समझ लीजिए, इस ऑप्शन में क्या होगा, इस ऑप्शन में क्या होगा, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी। सपोज कि एक्स कंपनी है और एक्स जब खुद को इसको पता चल गया कि अब हम नहीं एग्जिस्ट कर पा रहे हैं मार्केट में, तो ये खुद को सब कुछ बेच देगी मार्केट में, अपना सब कुछ जो भी इसके पास शेयर है, एसेट्स है, सब कुछ बेच के, और ये खुद ही एक ऐसी कंपनी में जाके मर्ज हो जाएगी जिसका शेयर मार्केट में अच्छा है। तो यानी कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं, वो जाके इसमें मर्ज होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी ऐसा होता है तो इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगा ना, वो क्लोज हो जाता है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका होता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल में बस इंटरनल कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, और एक्सटर्नल में क्या होगा, पूरी तरीके से जैसा आपका एमलगमेशन होता है सेम वैसा ही एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मीनिंग ऑफ एमलगमेशन सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है, ये बाद में हम समझेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है आपके एग्जाम में। What do you mean by amalgamation? In the nature of merger and nature of purchase, what is the difference between these two? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में और मैक्सिमम टाइम आता है। तो सबसे पहले मीनिंग अगर आए तो आप क्या लिखेंगे, द टर्म एमलगमेशन मीन्स टेकिंग ओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ टू और मोर कंपनीज बाय अ कंपनी न्यूली फॉर्म फॉर दिस पर्पज। उनका पर्पज क्या होता है, एक नई कंपनी बनाना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एमलगमेशन इज अ एग्रीमेंट between two or more companies to consolidate their business activities by establishing new company। हमेशा इनका जब भी ये न्यू कंपनी फॉर्म करेंगी, ठीक है, तभी ये एमलगमेशन कहलाएंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है जो अभी मैं समझाई भी हूँ आपको स्टार्टिंग में, ठीक।
अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। तो टाइप्स दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा आपको समझना है नेचर ऑफ परचेज। देखिए इसकी 5 कंडीशन है, अगर ये पांचों कंडीशन है तभी आप समझेंगे कि ये कौन सा है नेचर ऑफ मर्जर का है। तो देखिए पहला कंडीशन बहुत सिंपल है समझना। पहले कंडीशन में एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ लीजिए, एक होता है ट्रांसफर और यहाँ पे देखिए दिया भी है, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर और दूसरा होता है ट्रांसफरी। ठीक है, ट्रांसफरी। ओके ओके देखिए एक होता है आपका ट्रांसफर और दूसरी होती है ट्रांसफरी। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ के चलना है वरना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है ट्रांसफ़र और यहाँ पे आपको दिया है ट्रांसफरी। तो देखिए ट्रांसफ़र किसको कहते हैं और ट्रांसफरी किसको कहते हैं। तो ट्रांसफ़र आप यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए एक्स है और वाई है और एक्स वाई मिलके जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई है इनको हम कहेंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, और जो जेड है वो ट्रांसफरी, यानी आप कह सकते हैं जो जाके एमलगमेट हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम ट्रांसफरी कहते हैं और जो उनको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये दोनों वर्ड। अब यहाँ मतलब समझिए, यहाँ पे 5 कंडीशन है मर्जर होने के लिए। तो पहला कंडीशन आपका क्या है, ओके देखिए तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑल द एसेट्स मर्जर होने के लिए, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी। तो मैंने समझाया अभी ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी में डिफरेंस। ट्रांसफ़र कंपनी बिकम आफ्टर एमलगमेशन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफ़र कंपनी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप न्यू कंपनी फॉर्म कर दिए, ठीक है, एक्स पहली कंपनी आपकी एक्स कंपनी थी और जेड कंपनी थी, ठीक है, एक्स और वाई कंपनी थी, अब ये जेड कंपनी बन गई। तो अब इनके जो भी एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज़ होंगे वो अब किसकी हो जाएगी, जेड की हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात समझाया है। ठीक है, ओके फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द एमलगमेशन। बहुत सिंपल है, 90% का से कम वैल्यू नहीं होना चाहिए किसके पास, ट्रांसफर कंपनी के पास। ठीक है, जो ट्रांसफर कंपनी है, जो एक्स और वाई हैं, वो उनका 90% किसके पास होना चाहिए, जेड कंपनी के पास, तभी वो क्या कहलाएगी, नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, the consideration for the amalgamation received by those equity shareholders of the transfer company who agree to become equity shareholders of the transfer company is discharged by the transferring company wholly by the issue of equity share in the transferring company। देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया, मैं शॉर्ट में इसको समझा दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप जेड कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 2 मोड हैं उनको अपने खरीदने के। ठीक है, तो पहला है आपका होली बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर, आप पूरा क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। और दूसरा आपके पास क्या है, आप क्या करो, फ्रैक्शनल शेयर इशू करो। ठीक है, एक्सेप्ट दैट कैश मे बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, the business of the transfer company is intended to be carried on after the amalgamation by the transfer company। यानी जो भी बिजनेस अब डीलिंग होगा वो कौन डील करेगा, एक्स वाई तो खत्म हो गई, तो कौन बचा, जेड बचा, तो कौन डील करेगा, जेड डील करेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, देखिए क्या है, व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफरी कंपनी है, ठीक है, वो चेंज कर सकती है बस यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ठीक है, बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करवा सकती है, लाइक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, डिवल एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपका कंजर्वेटिज्म हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकती है। बट ये नहीं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में वो कुछ मिसमैच करे। इट मीन्स कि अगर कोई एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, उनकी एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख, ये नहीं कि फोर्सफुली वो उसको कितने पे दिखाए,
80,000 पे दिखाएं, तो ऐसा नहीं कर सकती। जो बुक वैल्यूज़ है वो उसी वैल्यू पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक एमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका एमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। ये क्या होता है एमलगमेशन? अब देखिए नाम से ही आपको क्लियर होगा, परचेज। परचेज का मतलब जानते हैं, खरीदना। एमलगमेशन ऑफ कंपनीज विच डू नॉट फुलफिल वन और मोर कंडीशन ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। अगर जो अभी मैं आपको सारे पॉइंट बताई हूँ नेचर ऑफ मर्जर के, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो आप क्या समझ लोगे, वो कौन सा नेचर है? नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, सेम चैनल के नाम से है, सक्सेस मंत्रा बाई प्रियंका दुबे के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। आप उसको भी ज्वाइन कर लें और इम्पॉर्टेंट जो भी नोटिस हो गए मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करा दूंगी और जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता दूंगी। वीडियो को लाइक करें ज़रूर से ज़रूर और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनका भी हेल्प हो। और एग्ज़ाम है तो बिल्कुल फोकस होके पढ़ें। ओके, थैंक यू।